द डिबेट में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ईरान और अमेरिका। देखिए, पिछले 40-50 सालों से ये दोनों देश एक दूसरे के कह सकते हैं सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। और ये मामला सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवलरी का नहीं है। इसके पीछे इतिहास है, विचारधारा है और पावर की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है। बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी चर्चा का बड़ा सवाल ये है कि इस दुश्मनी की असली जड़ क्या है। क्या ये 1979 की जो ईरानी क्रांति हुई थी उसकी देन है, जिसकी पूरी आइडियोलॉजी ही मतलब एंटी वेस्ट थी, या फिर क्या ये ईरान की एक मजबूरी है, एक ऐसा रिएक्शन जो उसे बाहरी दबाव, खासकर अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो लगातार खतरे मिल रहे हैं उसकी वजह से देना पड़ रहा है। मैं इस पक्ष में हूं कि इस दुश्मनी का जो डीएनए है वो ईरान की क्रांति की विचारधारा में ही छिपा है। अब मैं ये साबित करूंगी कि ईरान का रवैया काफी हद तक बाहरी ताकतों की जो आक्रामक नीतियां रही हैं उनका नतीजा है। ये विचारधारा से ज्यादा अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें 1979 से भी पहले जाना होगा। शाह रजा पहलवी के दौर में शाह ईरान को एक मॉडर्न, एक पश्चिमी देश बनाना चाहते थे, लेकिन उनका जो तरीका था वो ईरान के कल्चर और धर्म से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उन्होंने हिजाब पर पाबंदी लगा दी, मदरसों को बंद करवाया और शराब को खुलेआम बढ़ावा दिया। ये सब माना जाता है कि ब्रिटेन और अमेरिका के इशारे पर हो रहा था, तो ईरान अपनी पहचान खो रहा था। एक मिनट, लेकिन ये जो नारे थे, क्या ये नारे सीधे सीधे अमेरिकी सरकार के खिलाफ नहीं थे? मतलब वो सरकार जिसने शाह को इतने सालों तक सपोर्ट किया था, क्या वो अमेरिकी लोगों के खिलाफ थे या उस फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ जिसने उनके देश में दखल अंदाजी की थी? देखिए, ये एक बारीक लाइन है, लेकिन जब आप किसी देश के दूतावास पर कब्जा कर लेते हैं और उसके नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखते हैं, तो ये सिर्फ नीति का विरोध नहीं रह जाता। ये तो सीधी दुश्मनी का ऐलान है। और ये सब तब हुआ जब ईरान पर कोई भारी हमला नहीं हुआ था। सद्दाम का हमला तो बहुत बाद की बात है। दुश्मनी की जो पहली चिंगारी थी वो ईरान के अंदर खुमैनी की विचारधारा से ही निकली थी। उनका मकसद सिर्फ शाह को हटाना नहीं था, बल्कि ईरान को अमेरिकी प्रभाव से पूरी तरह से आज़ाद कराना और एक शुद्ध इस्लामिक गणराज्य बनाना था। डेथ टू अमेरिका ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उनकी नई फॉरेन पॉलिसी का आपका ये फाउंडेशन था। मैं मानती हूँ कि क्रांति एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, लेकिन आप शाह के पतन की जो सामाजिक और आर्थिक कारण हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। शाह की दिक्कत सिर्फ पश्चिमीकरण नहीं थी, उनकी दिक्कत थी उनकी बेहिसाब फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार। उन्होंने परसेपोलिस में दुनिया की सबसे महंगी पार्टी रखी थी, जहां मेहमान सोने की थालियों में खा रहे थे और शैंपेन की नदियां बह रही थी, जबकि तेहरान की गलियों में आम आदमी गरीबी से जूझ रहा था। ये गुस्सा था जिसने लोगों को खुमैनी के पीछे खड़ा कर दिया था। और क्रांति के बाद जो हुआ उसे आप सिर्फ विचारधारा से नहीं जोड़ सकते। दुश्मनी असल में तब बढ़ी जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया, और उसे हथियार, पैसा और इंटेलिजेंस कौन दे रहा था? अमेरिका और उसके अरब सहयोगी। वो 8 साल का युद्ध, वो ईरान के लिए एक सबक था। उसने ईरान को सिखाया कि दुनिया में उसका कोई दोस्त नहीं है, और अगर जिंदा रहना है तो खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई उस पर हमला करने की हिम्मत ना करे। लेकिन इसी मजबूती की आड़ में ईरान ने जो रास्ता चुना वो शांति का तो नहीं था। चलिए परमाणु कार्यक्रम की बात करते हैं। मेरे हिसाब से ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी विस्तारवादी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। विस्तारवादी या फिर अपने बचाव का एक जरिया? इसे बचाव कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। देखिए, आयतुल्लाह खामेनेई ने एक फतवा जरूर जारी किया कि परमाणु बम हराम है, लेकिन क्या हम इस पर आंख बंद करके यकीन कर लें? इस्लाम में एक तगिया की अवधारणा भी है, जिसका मतलब है कि अपने समुदाय या जान को बचाने के लिए आप सच छिपा सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं। और ये सिर्फ मेरा शक नहीं है, उनके अपने भतीजे ने दुनिया के सामने कहा कि ये फतवा एक धोखा है। अगर इरादे इतने ही पाक थे, तो पाकिस्तान के बदनाम वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान से छिपकर सेंट्रीफ्यूज की तकनीक क्यों खरीदी गई? इतनी गोपनीयता, इतने धोखे, इसका क्या मतलब है? अगर आपका मकसद सिर्फ बिजली बनाना है, ये सब उनकी असल मंशा की तरफ साफ इशारा करता है। लेकिन क्या ये मंशा वैक्यूम में पैदा हुई थी? आप उस दौर को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जब ईरान लिटरली 2 तरफ से अमेरिकी फौजों से घिरा हुआ था?
एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ इराक। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ईरान को बुराई की धुरी यानी एक्सिस ऑफ ईविल का हिस्सा बता चुके थे। सद्दाम हुसैन को झूठे इल्जाम लगाकर हटा दिया गया था। उस माहौल में ईरान को क्या सोचना चाहिए था? यही कि अगला नंबर हमारा है। ऐसे में खामेनी का फतवा एक बहुत ही स्मार्ट जियोपॉलिटिकल मूव था। ये दुनिया को दिखाने का एक तरीका था कि देखो, हम बम नहीं बना रहे, हमारे यहाँ आकर जांच कर लो, ताकि अमेरिका को हमला करने का कोई बहाना न मिले। ये आक्रामकता नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की एक बेहद सोची समझी रणनीति थी। वे नहीं चाहते थे कि उनका हाल भी इराक जैसा हो। एक श्रूड मूव होने का मतलब ये नहीं है कि वो झूठ नहीं था। और अगर हम मान भी लें कि वो रक्षा के लिए था, तो फिर उनकी कूटनीति इतनी टकराव वाली क्यों है? मतलब ईरान के साथ कोई भी समझौता करना इतना मुश्किल क्यों होता है? जब इब्राहिम रईसी जैसे कट्टरपंथी सत्ता में आते हैं, तो वो अमेरिका से किसी भी तरह की डील करने से साफ मना कर देते हैं। इससे यही साबित होता है कि ईरान के सिस्टम में कट्टरपंथी सोच हमेशा हावी रहती है। अब आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे कि उन्होंने 2015 की परमाणु डील तोड़ दी। हाँ, उन्होंने तोड़ी, लेकिन क्यों? क्योंकि वो डील ईरान को सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित करती थी। वो ईरान को मिडिल ईस्ट में अपनी प्रॉक्सी सेनाओं जैसे हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों को हथियार और पैसा देने से नहीं रोक रही थी। डील की आड़ में ईरान पूरे क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा था। ट्रंप ने उस डील को इसलिए रद्द किया क्योंकि वो ईरान की असल समस्या यानी उसकी क्षेत्रीय आक्रामकता का समाधान नहीं कर रही थी। अविश्वसनीय। आप अमेरिका को एक भरोसेमंद पार्टनर की तरह दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अनरिलायबल कौन था? ईरान ने 2015 की डील की हर शर्त का पालन किया। ये बात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स ने बार बार कही। बदले में उसे क्या मिला? ट्रंप ने एक तरफा डील तोड़ दी और उस पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। अपनी दुनिया को क्या संदेश दिया कि अगर ईरान सहयोग करेगा तब भी उसे सजा ही मिलेगी। और हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार दिया। आप किसी देश के हीरो को मार देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ बातचीत की मेज पर आएगा। अमेरिका की नीतियों ने ईरान के नरमपंथियों को कमजोर किया और कट्टरपंथियों को ये कहने का मौका दिया, देखा, हमने कहा था ना, अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुलेमानी कोई हीरो नहीं थे, वो हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार थे। लेकिन चलिए, इस बहस में एक और बहुत बड़े खिलाड़ी को लाते हैं, इजराइल। इस पूरे समीकरण में आप इजराइल की भूमिका को कैसे देखती हैं? ईरान खुलेआम इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी देता है। वो हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों को पैसा और रॉकेट देता है, जिनका एक ही मकसद है, इजराइल को तबाह करना। जब आपका पड़ोसी देश रोज आपको खत्म करने की कस्में खा रहा हो, तो क्या आप चुपचाप बैठेंगे? इजराइल अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, तो इसमें गलत क्या है? ईरान इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करता है और इजराइल और अमेरिका को इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। यहाँ आक्रामक ईरान है, इजराइल नहीं। मैं मानती हूँ कि ईरान की बयानबाजी बहुत आक्रामक है, लेकिन यहाँ भी हमें एक्शन और शब्दों के फर्क को समझना होगा। स्रोत सामग्री हमें एक अलग ही कहानी बताती है। वो ये कि इजराइल पिछले 25 सालों से लगातार अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहा है। हर कुछ महीने में इजराइल की तरफ से बयान आता है कि बस ईरान 1 महीने में परमाणु बम बनाने वाला है। ये एक ऐसा बम है जो 25 साल से 1 महीने में बनने वाला है, लेकिन आज तक नहीं बना। ये सिर्फ डर फैलाने की एक रणनीति है। लेकिन इससे भी गहरी और परेशान करने वाली बात यह है कि इजराइल जानबूझकर ईरान के उन वैज्ञानिकों और अधिकारियों को निशाना बनाता है जो अमेरिका के साथ बातचीत और शांति के पक्ष में हैं। जब भी लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो सकता है, इजराइल कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे आग फिर से भड़क उठे। तो आप कह रही हैं कि इजराइल जानबूझकर शांति नहीं होने दे रहा। ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इजराइल के लिए अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव कोई समस्या नहीं, बल्कि उनकी क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति का एक स्तंभ है? जब तक ईरान एक खतरे के रूप में मौजूद है, तब तक अमेरिका को मिडिल ईस्ट में इजराइल की जरूरत रहेगी। इजराइल इस तनाव को बनाए रखकर खुद को अमेरिका के लिए इंडिस्पेंसिबल, मतलब अपरिहार्य, बनाए रखता है।
अगर अमेरिका और ईरान में दोस्ती हो गई तो इस क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बदल जाएगा और शायद अमेरिका को इजराइल की उतनी जरूरत न रहे। इजराइल का लक्ष्य ईरान की समस्या को सुलझाना नहीं, बल्कि उसे हमेशा जिंदा रखना है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि ईरान अमेरिका संघर्ष की जड़ें 1979 की इस्लामी क्रांति की कट्टरपंथी और पश्चिमी विरोधी विचारधारा में बहुत गहराई तक धसी हुई हैं। ईरान के एक्शन, चाहे वो उसका परमाणु कार्यक्रम हो, मिडिल ईस्ट में उसका प्रॉक्सी वॉर हो या डेथ टू अमेरिका के नारे, ये सब उसी मूल विचारधारा से ऊर्जा लेते हैं। बाहरी दबावों ने यकीनन इस आग को हवा दी है, लेकिन इसकी शुरुआत अंदर से ही हुई थी। ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। और मेरा मानना है कि क्रांति भले ही एक शुरुआती बिंदु थी, लेकिन पिछले 40 सालों में ईरान का जो भी रवैया रहा है, उसे बाहरी खतरों, हमलों और आर्थिक प्रतिबंधों के बिना नहीं समझा जा सकता। ईरान का रुख काफी हद तक एक ऐसे देश की प्रतिक्रिया है जो हर तरफ से दुश्मनों से घिरा महसूस करता है और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। ये सिर्फ एक विचारधारा का अंधा अनुकरण नहीं है। अमेरिका और इजराइल की नीतियों ने अक्सर आग में घी डालने का काम किया है, जिससे ईरान और ज्यादा रक्षात्मक और जुझारू बनता गया। ये तो साफ है कि ये एक बेहद उलझावा संघर्ष है, जहां ईरान की अपनी विचारधारा और बाहरी दुनिया का दबाव दोनों ने ही एक बड़ी भूमिका निभाई है। ये दोनों धागे अब इस तरह से मिल गए हैं कि इन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। और शायद यही इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रभावशाली है, ये आपकी व्याख्या पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात तय है कि इस कहानी को समझने के लिए हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा, क्योंकि सच्चाई अक्सर बीच में कहीं होती है। Thanks for watching, and don't forget like and subscribe.